हेलो गाइस, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज गर्मी बहुत थी और कूलर बंद कर नहीं सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में एक थ्योरम है। थ्योरम देखो ज़रा कि अगर हर टर्म फंक्शन की सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की हर टर्म अगर कॉन्टिन्यूस हो ना तो लिमिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर कन्वर्जेंस कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। देखें, ठीक है। लेट एफ एन फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर टू आर बी अ सीक्वेंस ऑफ continuous functions and fn converges to f that to uniformly, then f is also continuous। ये थ्योरम बिल्कुल सही है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं तो कुछ ऐसा है कि अगर ईच एफ एन अगर कॉन्टिन्यूस है, ईच एफ एन अगर कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोड, दिस इम्प्लाइज कि एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एक्स नोड। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे कि अगर एक पॉइंट पे हर टर्म कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन जो आने वाला लिमिट फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस आएगा। एक बार इसको प्रूव करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रूफ, तो एक बार करते हैं। ठीक है, क्या एक काम करो, आप ये ऑब्जर्व करो दो तीन चीज़ें कि अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, भगवान क्या पड़ोसी हैं भाई चिल्ला रहे हैं तुमसे। मैं कब से सोच रहा हूँ कि अगर ये शांत हो चिल्लाना तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो टाइम भी आगे चलो, सॉरी। हाँ, अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हुई तो क्या होगा कि एफ एन कन्वर्ज करेगा एफ पे। इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स दिस क्वांटिटी कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। दैट यू हैव टू एग्री, राइट। और अगर ऐसा हुआ तो इन पर्टिकुलर होगा क्या कि एफ एन नोड एक्स माइनस एफ, ओके, एक्स फॉर ऑल एक्स होगा ना, ये फॉर ऑल एक्स होगा। तो इसका मतलब काम कर देता हूँ, एफ एन नोड एक्स नोड माइनस एफ एट एक्स नोड, ये भी एप्सिलॉन बाय 3 होगा। मैंने बस क्या किया, एन नोड की और एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी। कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि वो सबके लिए ट्रू है तो इन दोनों के लिए भी ट्रू होगा। दूसरी बात ये होगी कि एफ एन नोड ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 होगा। अब मैंने सिर्फ एन की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करी है। ठीक है, चलो एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, क्योंकि ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोड। इसका मतलब ये होगा कि देखो, ये लिख ही देता हूँ मैं बात, ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोड। तो इन पर्टिकुलर इम्प्लाई दैट एफ एन नोड इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोड, है ना। इसमें क्या दिक्कत वाली बात, सही बात है तो। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एफ एक्स माइनस एफ एट एक्स नोड दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, क्योंकि एक्स नोड में कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ ना। फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हुई एफ एन नोड की कंटिन्यूटी का यूज़, ये हुआ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का यूज़। इन दोनों का यूज़ करके ज़रा देखना मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कि एफ, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूटी एफ की कंटिन्यूटी ठीक करनी है ना, अप्रूव करनी है ना, तो एफ एक्स माइनस
एफ एक्स नोड, अगर इस चीज़ को मैं लेस देन एप्सिलॉन दिखा दूँ तो काम हो जाएगा। आप एक काम करो, इसमें कुछ क्वांटिटी को ऐड करो, कुछ को सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या? एफ एक्स माइनस एफ एन नोड ऑफ एक्स नोड प्लस एफ एन नोड ऑफ एक्स नोड और माइनस एफ एन नोड। ओके, एक्स नोड मुझे दोबारा चाहिए था तो ठीक है, पहले आएगा ये टर्म भी आएगा, बट एफ एन नोड ऑफ एक्स प्लस एफ एन नोड ऑफ एक्स माइनस एफ एन नोड ऑफ एक्स नोड प्लस एफ एन नोड ऑफ एक्स नोड माइनस एफ एट एक्स नोड, ये चीज़ होंगी। बाय ट्राइंगल इनक्वालिटी दिस कैन बी मेड लेस देन एफ एक्स माइनस एफ एन नोड ऑफ एक्स प्लस बीच में एफ एन नोड ऑफ एक्स माइनस एफ एन नोड ऑफ एक्स नोड प्लस एफ एन नोड ऑफ एक्स नोड माइनस एफ ऑफ एक्स नोड। अब ध्यान से देख लो, ये तीन चीज़ों की बात कर रहा था मैं। ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली है बीच वाली टर्म है ना, ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस, तो एफ एन नोड यहाँ लिखो, एफ एन नोड, हर एफ एन नोड कॉन्टिन्यूस है। तो ये टर्म और ये सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ ये सारी टर्म लिखी हुई यहाँ पे। सो ईच ऑफ देम कैन बी मेड लेस देन epsilon by 3 is equal to epsilon for all x minus x node less than delta, and we are done। क्या प्रूव कर दिया हमने? दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा। इससे ये प्रूव हो गया कि f is continuous at x node। ठीक है, अब बात ये है ना, इसका यूज़ क्या है? कर तो लिया कि हर टर्म अगर कॉन्टिन्यूस हो, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म, इसका यूज़ क्या है? आपके लिए जो मेन यूज़ होगा ना इसका, वो ये होगा, नोट बना के लिखो, यही होगा। इस थ्योरम का अगर कुछ यूज़ हुआ ना, वो यही होगा। ठीक है, क्या नोट है इसका कि इफ़ each fn is continuous but limit n tends to infinity, जो पॉइंट वाइज लिमिट निकालोगे fn की, fx is not continuous, this implies convergence is not uniform, convergence is not uniform। ये यूज आपके लिए इसका कि आप देख लो कि हर टर्म कॉन्टिन्यूस हो, लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना आए, सिंपल सी बात है, बोल देंगे कि भाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं हमारे पास। एग्जाम्पल अगर बात करें एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन की, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आएगा? वो आएगा 0 when x belongs to 0 to open 1 और 1 when x equal to 1। each fn x power n है, each fn is continuous but f is not, this implies convergence is not uniform। ठीक है कि नहीं है? और एग्जाम्पल करने हैं, और एग्जाम्पल करते हैं। देखना, जो खतरनाक मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था जब तक डिस्कस नहीं किया, वो ये एग्जाम्पल है, कि एफ एन एक्स इक्वल्स टू 0 when 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, मम्मा ठीक है, हाँ ये वाला एग्जाम्पल है, एन एक्स माइनस एन बाई 2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1/n लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2। और ये बड़ा सही सा एग्जाम्पल था भाई, बहुत लेंथी था। 1/2 लेस देन x
लेस देन 1/2 प्लस 1/n, 0 when 1/2 माइनस 1/n लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद होगा, बड़े मुश्किल से बनाया था हमने बैठ के ना, इस एग्जाम्पल का डायग्राम भी बनाया था। ये कुछ ऐसा था कि ओके ऐसा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 1/2 पे ऐसे है ना, ऐसे सेम ही 1/2 ऐसे ऐसे करके हमने एग्जाम्पल बनाया था। अगर आपको जानना है एग्जाम्पल हमने कैसे बनाया था, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने ये भी देखा था इस एग्जाम्पल के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) वो क्या आएगा 0 1 when x नॉट इक्वल टू 1/2 एंड 1 when x इक्वल टू 1/2। आप ध्यान से देखना, यहाँ या तो यहाँ से चेक कर लो पॉइंट पुट करके, या फिर हमने ग्राफ से बनाया था, ग्राफ पे चेक कर लो। ईच टर्म कैसे डिफाइन थी, ये 1/2 था, ये 1 था, ये ऐसे डिफाइन थी, हर टर्म ऐसे डिफाइन थी, हर टर्म एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन थी, बट लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया। ईच fn इज कॉन्टिन्यूस बट लिमिट फंक्शन is not continuous. This implies convergence is not uniform। ठीक है, ये बात है। चलिए आगे चलें। टाइटनेस तो ठीक है, नॉट नो ठीक है, तो कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एग्जांपल देखो कि अगर fn(x) इक्वल्स टू ये है -nx प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/n, 0 1/n लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंटिन्यूस है ईच टर्म। मैंने ग्राफ से भी बना के बताया था आपको, ग्राफ से भी दिखना चाहिए और ऐसे भी दिखना चाहिए। ईच टर्म इज कॉन्टिन्यूस। अगर ना समझ में आए पुट कर लिया करो, इस 1/n को यहाँ पुट किया तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 मैच कर गया, जंक्शन पे कॉन्टिन्यूस है, वैसे कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, ईच टर्म इज कॉन्टिन्यूस, बट अगर लिमिट फंक्शन की बात करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x), दिस विल बी नथिंग बट 1 when x इक्वल टू 0, 0 when x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ईच fn इज कॉन्टिन्यूस but limit n tends to infinity fn(x) is not, so convergence is not uniform। सिंपल सी बात है, ये बातचीत है। क्वेश्चन में यही करना है आपको, सबसे पहले यही करना है, लिमिट फंक्शन चेक करना है कि कहीं वो डिसकंटिन्यूस तो नहीं आ गया, बस। ठीक है, एक काम करें मैं चलो थ्योरम्स कराने के बाद मैं एल्गोरिथम बता दूंगा आपको एग्जाम में करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको करना क्या है। ठीक है, फिर थ्योरम कर लेते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज विच आर प्रिजर्व्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, प्रॉपर्टीज विच आर प्रिजर्व्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रिजर्व रहेंगी, देख लेते हैं। ठीक नहीं हुआ तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेट fn be sequence of function defined on S subset of R to R and fn converges uniformly to f। ये सिंबल यूज़ करते हैं हम कभी, बट मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं एक ही यूज़ करते आ रहा हूँ। ये fn converges uniformly to f। पहली चीज़ क्या, each fn is continuous, तो लिमिट फंक्शन continuous हम देख चुके हैं। if each fn is continuous this implies f is continuous, अभी देखा हमने। दूसरा, if each fn is uniformly continuous, ये इम्प्लाई कर देगा f is
यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ये इंटरेस्टिंग है, ये अलग आया है बस, ठीक है। प्रूफ कर सकते हैं इसको आसानी से, ये सारे प्रूफ्स में क्लास में करवाता होता हूँ। थर्ड, इफ ईच, ओके हमें थोड़ा सा अलग दिखना पड़ेगा रिमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए मैं सेट डिफाइन करना पड़ेगा ना। इफ एस इक्वल्स टू मान लो ए बी, अब मैं इस पर रिमान इंटीग्रेबिलिटी डिफाइन कर सकता हूँ। एंड ईच एफ एन इज रीमान इंटीग्रेबल, दिस इम्प्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की लिमिट भी क्या आएगी, रीमान इंटीग्रेबल। एंड ये नहीं, ये भी चीज़ ट्रू होगी कि आप लिमिट को इंटरचेंज कर पाओगे ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी इक्वल टू ए टू बी, अंदर लिमिट लेके जा पाओगे और इसको लिख पाओगे एफ एक्स डी एक्स ना, एफ एन एक्स डी एक्स, दिस इज नथिंग बट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये भी आप कर पाओगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो फोर्थ, ईच, वही सेम एस अगर ऐसा हुआ कि इफ एस इक्वल टू ए बी टाइप का हुआ एंड ईच एफ एन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, दिस इम्प्लाइज एस इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बताना, मैं कभी पढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए चलते आगे। एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोटिस करते हैं कि जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ना, थर्ड प्रॉपर्टी देखना एक बार, नोट प्रॉपर्टी थर्ड is not valid in general, है ना, not valid in general when S is unbounded। अभी तो हमने ए बी पे डिफाइन किया ना, लेकिन अगर ये बात करें अनबाउंडेड सेट पे तो लिमिट इंटरचेंज नहीं कर सकते हम, रिमान इंटीग्रेबिलिटी की तो बात ही नहीं कर पाएंगे अनबाउंडेड सेट पे। लेकिन अगर लिमिट इंटरचेंज करने की बात हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की लिमिट इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे इन जनरल। आप कैसे, एग्जांपल देख लो इसका। एग्जांपल, अगर बात करें एफ एन की, लेट एफ एन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी टू ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये मान लिया हमने। और एफ एन एक्स इज नथिंग बट 1/n, कोई टर्म ही नहीं है इसमें एक्स की। मैं जो डिफाइन किया ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसमें मैंने क्या किया, कोई टर्म ही डिफाइन करी एन की, एक्स की। तो ऑब्वियसली लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन क्या आएगा, 0। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू 0। और इसमें कोई का एक्स का लेन देन भी नहीं है भाई, इसका मतलब ये हुआ एंड कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें जो एन नोड आपको मिलेगा ना वो हर एक्स के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म भी है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर ना पता आपको कि हर सीक्वेंस जिसमें एक्स की कोई टर्म ही नहीं है भैया वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, अगर कन्वर्ज कर रही है तो, ठीक है। ज़रा देखना कि अगर मैं बात करूं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की, सॉरी ए टू बी नहीं, हम अभी तो ए टू इन्फिनिटी देख रहे हैं ना, ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स यानी लिमिट फंक्शन का इंटीग्रेशन, बट वो क्या आएगा, वो आएगा ए टू इन्फिनिटी 0 डी एक्स, दैट विल बी नथिंग बट 0, ठीक है। बट अगर हम बात करें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू या फिर ए टू इन्फिनिटी डी एक्स, वो क्या आएगा, ये इसके लिए हमें अलग ही इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या इवेल्युएट करें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए टू इन्फिनिटी 1/n और dx। अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, इसका हर टर्म क्या हो जाएगा, x/n हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगी ए टू इन्फिनिटी।
ये जो हर टर्म है ये क्या आने वाली है, इन्फिनिटी आने वाली है। तो डजंट मैटर कि आप एन क्या है, लिमिट तो बाद में लोगे ना, पहले तो आप अंदर ही ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे, ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इन्फिनिटी ही आएगी। इस वजह से आप लिमिट को इंटरचेंज नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं समझ आया, एक बार ग्राफ से भी देखो अगर इसी सीक्वेंस 1/n की मैं ग्राफ से बात करता, देखो ऐसे बात करता, मान लो कि अगर जो हमारा स्पेस अंडर कंसिडरेशन है ना, जहाँ पे हमने डिफाइन किया वो बाउंडेड होता और मान लो 0 1 होता, ठीक है। 0 1 होता तो ये 0 और ये 1 और सीक्वेंस वही होती, एफ एन इक्वल टू 1/n ही होती। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व क्यों हुआ ऐसा। अगर वही सीक्वेंस होती तो 1 की वैल्यू क्या आती, पहले टर्म की वैल्यू होती 1, ये होती पहले टर्म की वैल्यू। उसके अंदर एरिया कितना आता, ये सारा एरिया आता, इसके अंदर जो भी एरिया है, फिर वैल्यू होती 1/2, इसके अंदर एरिया क्या था, कम हो जाता, ये होता, फिर ये क्या आती 1/3, फिर ये एरिया आता। ऐसा करते करते ये एरिया कहाँ जाता, 0 को जाता। तो लिमिट फंक्शन का एरिया भी 0 और टर्म्स का एरिया भी 0 चला जाता। लेकिन अगर हम अनबाउंडेड सेट में बात करते ना, ए टू इन्फिनिटी बात करते, तो चक्कर ये हो जाता कि मान लो कि ये है तुम्हारा ए और ये बाकी तुम्हारा इन्फिनिटी। 1/n के अंदर कितना एरिया है भाई, 1/n के अंदर इनफाइनाइट एरिया है, आगे भी ख़त्म थोड़ी हो रहा। और जैसे ही आप अगर इसको क्या करोगे, हाफ भी कर दोगे, नेक्स्ट टर्म देखोगे f1/2 वाली है ना, ये इसके अंदर भी कितना एरिया है, इनफाइनाइट एरिया है। हर टर्म के अंदर कितना एरिया है, इनफाइनाइट एरिया। तो ईच टर्म के लिए कितना आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसका कोई बाउंड नहीं है, इस वजह से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है और नहीं समझा पाऊँगा इससे आगे।